Good morning, all of you. Today we discuss about hypertension. कि हाइपरटेंशन है क्या? बेसिकली हाइपरटेंशन इसमें क्या होता है, जो आपका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो कंसिस्टेंटली इंक्रीज़ होता रहता है, बढ़ता रहता है टाइम टू टाइम। तो उसको ये क्या है कि क्रोनिक कंडीशन है जिसमें लंबे समय से आपका ब्लड प्रेशर है वो बढ़ते हुए आ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं हाइपर टेंशन। जिसकी नॉर्मल रेंज है ब्लड प्रेशर की वो 120/80 mmHg। तो विज्ञान से यदि हमको डेफिनेशन लिखनी है तो हाइपरटेंशन इज डिफाइंड एज परसिस्टेंटली इंक्रीजिंग इन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एज वेल एज इंक्रीजिंग इन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, इट इज़ वेरी कॉमन डिसऑर्डर पर्टिकुलरली पास्ट मिडिल एज, हाफ ऑफ एज में जाके ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो जाती है। इट इज़ नॉट डिजीज इटसेल्फ बट इट इज़ ए इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर कार्डियोवास्कुलर मोर्टिलिटी एंड मोर्बिडिटी। ठीक है, तो इस हाइपरटेंशन की वजह से ये कार्डियो और भी कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये एक रिस्क फैक्टर है कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के लिए। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर क्या है? ब्लड प्रेशर है ये वो प्रेशर है जो ब्लड के द्वारा ब्लड वेसल्स या आर्टरीज पे अप्लाई किया जाता है। वी कैन से ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द आर्टरीज ऑफ ब्लड वेसल्स। जो ब्लड प्रेशर है, जो फोर्स ब्लड के थ्रू, अमाउंट ऑफ फोर्स जो ब्लड कैपिलरीज या ब्लड वेसल्स के ऊपर अप्लाई किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? कार्डियक आउटपुट इनटू सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस। तो कार्डियक आउटपुट क्या है? CO। ये टोटल ब्लड फ्लो है थ्रू द सिस्टमिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन पर मिनट। तो दो टाइप के होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, सिस्टमिक ब्लड सर्कुलेशन और पल्मोनरी ब्लड सर्कुलेशन। सिस्टमिक ब्लड सर्कुलेशन होगा वो होल बॉडी के अंदर होगा, और पल्मोनरी ब्लड सर्कुलेशन होगा वाया द लंग्स टू हार्ट जो होगा वो हमारा पल्मोनरी ब्लड सर्कुलेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? ये वो वॉल्यूम है जो ब्लड पंप किया जाता है, जो अमाउंट ऑफ ब्लड है वो पंप किया जाता है लेफ़्ट वेंट्रिकल के थ्रू पर बीट में। एक बीट में लेफ़्ट वेंट्रिकल के थ्रू कितने अमाउंट ब्लड पंप किया जा रहा है, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस। सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस है क्या? बेसिकली रेजिस्टेंस का मतलब होता है अपोज करना। ठीक है, जिसमें हम सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस की बात करेंगे, जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है वो रजिस्ट करने लगता है। जो ब्लड प्रेशर है, जो ब्लड अप्लाई हो रहा है, जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करने लगता है, जिसकी या तो वो नैरो होने की वजह से हो गया, वेसल से जो हमारी कॉन्टैक्ट हो जाएंगी, उस कंडीशन में जो ब्लड फ्लो होगा वो बहुत कम होगा, और जो प्रेशर होगा ब्लड का वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा अपने आप को फ्लो करने के लिए वैसो कंस्ट्रक्शन की वजह से। यदि हमारे ब्लड वेसल साइज नैरो हो जाएंगे तो यदि उसमें ज़्यादा हमको प्रेशर देना पड़ेगा ताकि ब्लड इजीली पास हो कर सके, इसी की वजह से ब्लड प्रेशर वो इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, एक JNC है कमेटी, जॉइंट नेशनल कमेटी, उसके अकॉर्डिंग जो ब्लड प्रेशर है उन्होंने अलग अलग ग्रेड दी हुई हैं। जैसे कैटेगरी नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो रेंज है हमारी वो 120, और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा हमारा वो होगा 80। ठीक है, ये इसको हम बोलेंगे नॉर्मल कंडीशन। और जो प्री हाइपरटेंशन कंडीशन है, हाइपरटेंशन से पहले होने वाली कंडीशन है, उनको हम बोलते हैं प्री हाइपरटेंशन कंडीशन, जिसमें ब्लड प्रेशर रेंज होगी हमारी 120/139, 120 से 139, और हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा वो 80 से 89, 80 to 89। जो हाइपर नेक्स्ट वन इज़ स्टेज 1, जिसको हम बोलेंगे हाइपरटेंशन स्टेज फर्स्ट, जिसमें जो हमारी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की रेंज होगी वो होगी 140 to 159, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की रेंज होगी 90 to 99। ये हमारी एमरजेंसी कंडीशन है। नेक्स्ट वन है स्टेज 2,
जिसको हम अर्जेंसी कंडीशन भी बोलते हैं। इसमें जो ब्लड प्रेशर होगा बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। इसमें जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की रेंज होगी वो होगी मोर देन 160, 160 से ऊपर, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की रेंज होगी वो होगी हमारी मोर देन 100। ठीक है, यदि किसी पर्सन का ब्लड प्रेशर है 140/90 mmHg से ज़्यादा आ रहा है, तो उस कंडीशन में हम बोल सकते हैं ये इस बंदा हाइपरटेंशन से सफ़र कर रहा है, इज़ हैव हाइपरटेंशन। ठीक है, और नॉर्मली हम किसी की 1-2 रीडिंग के बेसिस पे हम ये नहीं बोल सकते कि आपको हाइपरटेंशन है, तो उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर करना पड़ेगा, 2-3 बार कम से कम मॉनिटर करना पड़ेगा। यदि उसका कंटिन्यूसली बीपी है वो हाई आ रहा है, तो हम कह सकते हैं आपको हाइपरटेंशन है। और दूसरी चीज़ डिपेंड करेगी उसकी हिस्ट्री पे, जो हम हिस्ट्री उनसे लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन वी डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ हाइपरटेंशन। कितने टाइप के होते हैं हाइपरटेंशन? बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन। तो प्राइमरी हाइपरटेंशन होते हैं, ज़्यादातर जो पेशेंट होंगे 95% केसेस जो होते हैं वो प्राइमरी हाइपरटेंशन के होते हैं, जिनके बारे में हमको, जिनका कॉज हमको नहीं पता होता, ये अननोन कॉजेज़ होते हैं। जो पॉपुलेशन है वो प्राइमरी हाइपरटेंशन से ज़्यादा अफेक्ट होती है, पर्टिकुलर कॉज आपको नहीं पता है, इनको हम इजीली डायग्नोस नहीं कर पाते हैं। और हाइपरटेंशन है ये क्यूरेबल है, ट्रीटेबल नहीं है, बस इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ट्रीट प्रॉपरली नहीं कर सकते। ठीक है, प्राइमरी हाइपरटेंशन इट हैज़ नो क्योर, ओनली कंट्रोल। इसको हम क्योर नहीं कर सकते, ओनली कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम असेंशियल हाइपरटेंशन भी बोलते हैं, प्राइमरी हाइपरटेंशन को। जो प्राइमरी हाइपरटेंशन है वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ होता रहता है ओवर मैनी टाइम। ठीक है, जो आगे जाके आपको हाइपरटेंशन और सीवियर ऑर्गन फेलियर, सीवियर ऑर्गन डिजीज़ इसी के थ्रू होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये नॉन स्पेसिफिक लाइफस्टाइल की वजह से भी हो सकता है, कुछ जेनेटिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, लाइफस्टाइल फैक्टर्स हो सकते हैं, जिनकी वजह से प्राइमरी हाइपरटेंशन होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, जो प्राइमरी हाइपरटेंशन है ये हो सकता है आपके एक्सेसिव अल्कोहल कंटेक्ट ले लिया, बहुत ज़्यादा अमाउंट में आप अल्कोहल ले ले हो, कंटिन्यू ले रहे हो, तो उसकी वजह से आपको प्राइमरी हाइपरटेंशन हो सकता है। या स्ट्रेस ले रहे हो आप बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से प्राइमरी हाइपरटेंशन हो सकता है। या बहुत ज़्यादा सॉल्ट का इंटेक कर रहे हो, बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो, तो उसकी वजह से हो सकता है ना। और रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, उसमें वेरिएशंस आ गया, रेनिन का प्रोडक्शन बढ़ गया बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से भी प्राइमरी हाइपरटेंशन हो सकता है। तो बेसिकली रेनिन के वेरिएशन की वजह से भी, तो बेसिकली लाइफस्टाइल हो गया, एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक हो गया, स्ट्रेस हो गया, इंक्रीजिंग साल्ट डाइट हो गया, और वेरिएशन इन रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, जो रिस्पॉन्सिबल होंगे आपके प्राइमरी हाइपरटेंशन के लिए। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट सेकेंडरी हाइपरटेंशन। जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन होते हैं, इनको ये किसी डिजीज़ कंडीशन की वजह से होते हैं, इनको हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, है ना, किसी डिजीज़ की वजह से हो रहे हैं तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन, और ये नॉन कॉज होते हैं, इनको हम डायग्नोस कर सकते हैं इसीलिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई भी हाइपरथायरॉयडिज्म डिजीज़ होगी जिसकी वजह से हाइपरटेंशन हो सकता है, बहुत ज़्यादा हाइपरथायरॉयड हो गया, थायरॉयड लेवल अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो उस कंडीशन में हाइपरटेंशन होने के चांसेस हो जाएंगे। कुशिंग सिंड्रोम हो गया, कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है, ओवर प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, और जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं हाइपरटेंशन के लिए, है ना। किडनी इम्पेयरमेंट, जो किडनी आपका प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है, ठीक है, यूरिन बिल्कुल पास आउट नहीं कर पा रहा है, और यदि यूरिन का पास आउट नहीं हो पाएगा तो आपके अंदर वाटर कंटेंट है जो बढ़ जाएगा, फ्लूइड कंटेंट है बढ़ जाएगा, तो आपके कहाँ जाएगा, ब्लड स्ट्रीम में, और ब्लड स्ट्रीम में फिर क्या करना पड़ेगा, वर्कलोड है जो हार्ट का वो बढ़ जाएगा। यदि वर्कलोड बढ़ेगा तो आपके हार्ट को ज़्यादा पंप करना पड़ेगा, ज़्यादा काम करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको हाइपरटेंशन कॉज हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रेगनेंसी केसेस, है ना, इसको हम बोल सकते हैं गैस्टेशनल हाइपरटेंशन भी बोल सकते हैं हम। ये किसकी वजह से होगा, बेसिकली हार्मोनल चेंजेस की वजह से। ठीक है, और एक कैंसर ऑफ एड्रेनल मेडुला, यदि मेडुला पे कैंसर हो जाए तो वो भी एक रिस्पॉन्सिबल होगा आपके सेकेंडरी हाइपरटेंशन के लिए। कुछ इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, ये रिस्क फैक्टर या वे कैन से कॉजिंग फैक्टर, कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जो आपको हाइपरटेंशन कॉज कर सकते हैं। तो बेसिकली पहले भी बात कर चुके हैं हम इसके बारे में।
हाई साल्ट इनटेक इन डाइट, बहुत ज़्यादा नमक, स्मोकिंग हो गया, यदि ओवरवेट हो गया कोई पेशेंट, ओबेस है, मोटापा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अल्कोहल का कंजप्शन कर रहा है, नंबर 5 स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहा है, फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं कर रहा है, एज बहुत ज़्यादा हो गई है, जेनेटिकल फैक्टर्स हो गए, फैमिली हिस्ट्री हो गई ना, पहले से फैमिली में किसी को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है ना, सीकेडी डिजीज़ हो गई, किडनी रिलेटेड कोई भी डिजीज़ हो गई है ना, एड्रेनल डिसऑर्डर हो गया, थायराइड डिसऑर्डर हो गया, तो ये सारे रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं आपके हाइपर टेंशन के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी, ये होता कैसे कैसे है। पैथोफिजियोलॉजी की बात करेंगे तो इसके लिए कुछ पैथोफिजियो मैकेनिज्म है हाइपरटेंशन होने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, ओवर एक्टिवेशन ऑफ रेनिन, रेनिन एंजियोटेंसिन का ओवर एक्टिवेट हो जाना है ना, या बोल सकते हैं हम राश पाथवे का ओवर एक्टिवेशन, ठीक है। दूसरा, साल्ट सेंसिटिविटी है ना, साल्ट सेंसिटिविटी की वजह से भी आपको हाइपरटेंशन हो सकता है। हमारी जो बॉडी है वो साल्ट के अगेंस्ट सेंसिटिव हो जाती है, थोड़ा सा भी नमक खाया, थोड़ा सा भी साल्टी चीज़ ली तो हमारा बीपी बढ़ जाएगा। थर्ड, एक्टिवेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम, जो हमारा नर्वस सिस्टम है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो एक्टिवेट हो जाएगा, उसके एक्टिवेट होने की वजह से भी बीपी के चांसेस, हाइपरटेंशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, वैस्कुलर एंडोथेलियम, वो उसका स्टिमुलेशन बढ़ जाना, उनका प्रोडक्शन बढ़ जाना है ना, तो उसकी स्टिमुलेशन बढ़ने की वजह से भी हमको हाइपरटेंशन की दिक्कत हो सकती है। फर्स्ट, ओवर एक्टिवेशन ऑफ रास, हम बात करेंगे इसकी, जिसमें जो रास पाथवे है ये लीड करता है, जिसकी वजह से और यदि हमारा रास पाथ एक्टिवेट हो जाएगा तो वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी, जिसकी वजह से सोडियम और वाटर का रिटेंशन होना स्टार्ट हो जाएगा और आपका ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। यदि वाटर रिटेन करेगा, सोडियम रिटेन करेंगे तो वाटर रिटेन होगा, जिसकी वजह से फ्लूइड है, बॉडी फ्लूइड है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, उसको पंप करने के लिए बार बार पंप करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ओवर एक्टिवेशन ऑफ रास, जो एंजियोटेंसिनोजेन है ना, ये क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन है ना, ये रेनिन का प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं, जो कहाँ पे होते हैं, जेजी सेल्स ऑफ किडनी, सेंट्राग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी, ये क्या बनाते हैं, एंजियोटेंसिन फर्स्ट, ठीक है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट है, इनको एसीई एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है ना, इसको कन्वर्ट कर देते हैं एंजियोटेंसिन सेकंड में, ठीक है। जो एंजियोटेंसिन सेकंड है ये रिस्पॉन्सिबल होता है वैसोकंस्ट्रक्शन के लिए है ना, सोडियम और वाटर के रिटेंशन के लिए, और इनमें एल्डोस्टेरोन का लेवल को रिलीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। यदि सोडियम और वाटर का रिटेंशन होने लगा तो क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा तो हाइपरटेंशन कॉज हो जाएगा, ठीक है। वैसो कॉन्स्ट्रक्शन है, यदि वेसल्स कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा तो हार्ट को ज़्यादा पंप करना पड़ेगा, ज़्यादा फोर्स पड़ेगा ब्लड वेसल्स पे, ज़्यादा फोर्स पड़ेगा तो उसकी वजह से भी हाइपरटेंशन इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे साल्ट सेंसिटिविटी। साल्ट सेंसिटिविटी है क्या, ये जब हम अमाउंट इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ साल्ट, कोई भी पर्सन है बहुत ज़्यादा साल्ट लेगा है ना, तो हमारे जो सारे कहाँ पे जाएगा, हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर, जो क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा है ना। साल्ट की प्रॉपर्टी क्या है, ये क्या कहते हैं, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसी तरह जैसे ब्लड प्रेशर ब्लड में जाएगा हमारे में तो ये वाटर को बाहर से रिटेन कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसकी वजह से फ्लूइड वैल्यू बढ़ जाएगी और हमारा ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, ब्लड को हार्ट को ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड है वो पंप करना होगा, ठीक है। थर्ड वन, एक्टिवेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक्टिवेट होना, ठीक है। यदि ब्लड प्रेशर डाउन हो रहा है, व्हेन ब्लड प्रेशर इज ड्रॉप, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है एक्टिवेट हो जाएगा, जिसमें इंक्रीज़ होगा, जैसे सिंपैथिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी इंक्रीज़ होगा तो हार्ट रेट है और कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। जब जब हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम
बढ़ेगा, नर्वस सिस्टम इंक्रीज़ होगा, एक्टिवेट होगा, तो हमारी हार्ट रेट है और कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, यदि हमारी हार्ट रेट इंक्रीज़ होगी, है ना, कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, वैसो कॉन्स्ट्रक्शन होने स्टार्ट हो जाएंगे, वेसल्स हैं वो नैरो होने स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से पेरिफेरल आर्टियोल्स, ये है ना, जो पेरिफेरल आर्टियोल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी। ठीक है। और ये प्रमोट करेंगी रिलीज ऑफ रेनिन, ये ज़्यादा से ज़्यादा रेनिन को रिलीज़ करना स्टार्ट कर देंगे। कहाँ से, किडनी से। जिनका इफ़ेक्ट होगा, नेट इफ़ेक्ट होगा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का, वो क्या करेगा, इंक्रीज़ कर देगा आपके आर्टियल ब्लड प्रेशर को। आर्टियल ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ कर देगा, क्यों, क्योंकि आपका कार्डियक आउटपुट है वो इंक्रीज़ हो गया। कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ होगा तो आपका आर्टियल ब्लड प्रेशर ऑल्सो इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस हो जाएगा। जो हमारे जो वैस्कुलर सिस्टम है उसमें रजिस्ट होने स्टार्ट हो जाएगा, रजिस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। फोर्थ वन था हमारा स्टिमुलेशन ऑफ वैस्कुलर एंडोथीलियम, है ना, वैस्कुलर को एंडोथीलियम को स्टिमुलेट करना। जो वैस्कुलर एंडोथीलियम है ये एक सिंगल सेल लेयर होती है ना, ब्लड वेसल्स के अंदर एक लाइनिंग होती है, जो लेयर है ये प्रोड्यूस करती है वैसो एक्टिव सब्सटेंस। ठीक है। जो वैसो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं ये ग्रोथ फैक्टर है, लाइक नाइट्रिक एसिड, है ना, एंडोथीलियम में। नाइट्रिक एसिड क्या है, ये क्या करते हैं, हमारा कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड कराते हैं स्मूथ मसल्स को, है ना। जो सब्सटेंस होते हैं ये क्या किस में हेल्प करेंगे, आपको वैसो कॉन्स्ट्रक्शन में हेल्प करेंगे। यदि वैसोल का कॉन्स्ट्रक्शन होगा तो ये क्या करेंगे, आपके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ कर देंगे। ठीक है। कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, तो इसके साइन सिम्टम्स क्या क्या होंगे, यदि ब्लड प्रेशर आपका इंक्रीज हो जाए तो उसके साइन सिम्टम्स, बहुत ज़्यादा हेडेक होने लगेगी, सीवियर एंजाइटी होने लगेगी, ना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होने लगेगा, नोज़ ब्लीडिंग हो सकती है, कन्फ्यूज़न हो जाएगा, विज़न चेंजेस हो जाएंगे, डिजीनेस, टायर्डनेस, चेस्ट पेन, नोजिया एंड वोमिटिंग और पेपिल एडिमा, ऑप्टिक डिस्क है उसमें स्वेलिंग आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो इनको हम डायग्नोस कैसे कर सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं कि आपको आप हाइपरटेंशन से सफ़र कर रहे हो। सबसे पहले पेशेंट की हिस्ट्री ले सकते हैं, उससे बात करके पता कर सकते हैं ना क्या हिस्ट्री रही है। ठीक है। दूसरा, फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन करके उनका पता कर सकते हैं ना, कहीं पे पेरिफेरल एडिमा तो नहीं आ रहा है ना, नोज से ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है ना, विज़न में कोई दिखने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग तो नहीं हो रही, ये क्या हो गया, सारे हमारे फिजिकल एग्जामिनेशन से पॉइंट है। और दूसरा, बीपी को हम मेज़र कर सकते हैं, मेजरमेंट थ्रू द हेल्प ऑफ स्पिग्नोमोनोमीटर के थ्रू। यदि उसका बीपी बहुत ज़्यादा बड़ा आ रहा है तो हम मेज़र कर सकते हैं। नॉर्मली जो बीपी हमारा 120/80 होना चाहिए, है ना। यदि हमारा बीपी 140 से ज़्यादा आ रहा है, 140/90 से ज़्यादा आ रहा है, तो ये कौन सी हो गई, हमारी हाइपरटेंशन स्टेज फर्स्ट कंडीशन हो गई। दूसरा, हम ईसीजी से हम पता कर सकते हैं, है ना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, है ना, उसमें जो PQRS वेव्स हैं उनके बेसिस पे हम बता सकते हैं, है ना। इसके लिए कुछ ट्रीटमेंट है ना। ट्रीटमेंट दो टाइप के हैं, नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट और फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। जो नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है इसमें हम किसी भी टाइप की मेडिसिन्स का यूज़ नहीं करेंगे, हम जनरली इसमें उसकी जो लाइफस्टाइल है उसको मॉडिफाई कराएंगे, उसी के बेसिस पे हम उसको ट्रीट करेंगे, इसमें किसी भी टाइप की मेडिसिन्स का यूज़ नहीं करेंगे। तो सबसे पहले यदि कोई फिज़िकली इनएक्टिव है तो उसको हम उसको फिज़िकल एक्सरसाइज के लिए हम रिकमेंड कर सकते हैं। नमक बहुत ज़्यादा खा रहा था उसको हम सोडियम डाइट को हम कम कर सकते हैं, है ना, रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, बैन कर सकते हैं उसको, है ना। दूसरा, डैश थेरेपी, डाइटरी अप्रोच बता सकते हैं कि जिनकी वजह से हाइपरटेंशन आपका कम हो जाए, है ना, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, वो चीज़ें हम उसको बता सकते हैं। यदि कोई ओबेस है, ओवरवेट है, तो उनका वेट रिडक्शन करा सकते हैं। कोई स्मोकिंग करता है तो उसकी स्मोकिंग बंद करा सकते हैं। कोई अल्कोहल का कंजप्शन बहुत ज़्यादा कर रहा है तो उसको अल्कोहल का कंजप्शन कम करा सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता है तो उसके लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट थेरेपी हम स्टार्ट कर सकते हैं, है ना, उसके साथ काउंसलिंग कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट,
जहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिन्स का यूज़ करेंगे, उनको हम ट्रीट करेंगे मेडिसिन के थ्रू, वो होगा हमारा फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो उसके लिए हम एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन यूज़ करेंगे ताकि हम बीपी को, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकें, ट्रीट कर सकें। तो इसमें फर्स्ट क्लास है डायरेटिक्स। डायरेटिक्स ये क्या करती हैं, ये डायरेटिक्स जो क्लास की ड्रग होती हैं, ये यूरिन के आउटपुट को बढ़ा देती हैं। यदि यूरिन का आउटपुट बढ़ जाएगा तो हमारे बॉडी की फ्लूइड है वो कम हो जाएगा, जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन में जो भी फ्लूइड है उसका अमाउंट कम हो जाएगा, तो ब्लड हार्ट को कम से कम ब्लड पंप करना पड़ेगा। तो इसमें यूरिन आउटपुट में हमारी हेल्प करेगी किडनी, ठीक है। ये और किडनी क्या करेगी, सोडियम को रीएब्जॉर्ब नहीं करेगी। यदि सोडियम रीएब्जॉर्ब नहीं होगा तो जो वाटर है वो वापस से एब्जॉर्ब नहीं होगा, ठीक है। जिसकी वजह से जो यूरिन है डायरेक्टली हमारे कलेक्टिंग डक्ट में चला जाएगा, है ना, और ये हमारे लूप ऑफ फैमिली से थ्रू होते हुए आपके बाहर हो जाएगा बॉडी के अंदर से, है ना। तो कुछ डायरेटिक्स हैं, हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड, क्लोरोथाइजाइड, फ्यूरोसमाइड, तो ये डायरेटिक्स क्लास है, ठीक है। नेक्स्ट है अपना बीटा ब्लॉकर्स। ये ड्रग्स होती हैं जो ये आपके वर्कलोड को कम कर देती हैं, हार्ट के जो बास बहुत ज़्यादा पंप करना पड़ रहा था, ज़्यादा बीट कर रहा था, तो उनको कम कर देती हैं। यदि हार्ट ज़्यादा वर्कलोड नहीं काम नहीं करेगा, ज़्यादा पंप नहीं करेगा, तो ब्लड वेसल्स हैं वो ज़्यादा, उन पर ज़्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं होगा। यदि अप्लाई नहीं होगा ब्लड प्रेशर ज़्यादा तो बीपी ऑटोमेटिकली आपका डाउन हो जाएगा। तो बीटा ब्लॉकर की एग्जांपल है प्रोपेनॉल और एटिनोल। नंबर थर्ड है अपना अल्फा ब्लॉकर। ये ड्रग्स हैं जो पेरिफेरल वैसोडाइलेशन, जो वेसल्स हैं उनको, जो ब्लड वेसल्स हैं आपको उनको डायलेट कर देती हैं, ब्लड वेसल के साइज़ को इंक्रीज़ कर देती हैं। यदि आपके ब्लड वेसल्स का साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा तो हार्ट जो भी ब्लड पंप कर रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स आपकी ब्लड वेसल्स पे नहीं लगेगा। यदि ज़्यादा फोर्स अप्लाई नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली आपका बीपी कंट्रोल रहेगा। तो इसका एग्जांपल है पैराजोसिन। फोर्थ वन है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। जो ये ड्रग्स होती हैं, ये जो एक्स्ट्रा मूवमेंट होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मूवमेंट होता है कैल्शियम का, उसको ब्लॉक कर देती हैं, है ना। जो एक्स्ट्रा सेलुलर मूवमेंट है कैल्शियम का सेल्स के अंदर, उसको बंद कर देंगे। यदि वो बंद हो जाएगा तो वेसल्स से आपकी डायलेट हो जाएंगी, वेसल्स डायलेट हो जाएंगे तो आपको हार्ट है जो इजीली आपका ब्लड पंप कर सकता है, ना फोर्स नहीं करना पड़ेगा ब्लड को पंप करने के लिए, ठीक है। तो जिसकी वजह से हार्ट रेट डिक्रीज़ हो जाएगी, हार्ट रेट डिक्रीज़ हो जाएगी तो नॉर्मली ब्लड पंप होगा आपका। तो इसके एग्जांपल हैं आपके निफिडिपिन और एम्लोडिपिन। फिफ्थ वन इज़ ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ठीक है। ACE इनहिबिटर्स है जो, ये क्या, ये वो ड्रग होती हैं जो आपके एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट कर देती है। यदि आपका ACE इनहिबिट हो गया तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है आपका फर्स्ट, वो आप उसको एंजियोटेंसिन को सेकंड में कन्वर्ट नहीं करेगा। तो जिसकी जो क्या करेंगे, यदि उसमें कन्वर्ट एंजियोटेंसिन सेकंड फॉर्म नहीं होगा तो वैसो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। ये वैसो कॉन्ट्रैक्शन को प्रिवेंट करेंगे, है ना, वैसो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होने देंगे। यदि वेसल्स आपकी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुई तो इजीली आपका ब्लड फ्लो होगा, ठीक है। तो उसके लिए एग्जांपल है आपके कैप्टोप्रिल, रैमिप्रिल और एनालाप्रिल। नंबर 6 है वैसोडाइलेटर्स, जो आपके क्या करते हैं, डायरेक्टली मसल्स पे काम करते हैं, आर्टेरियल मसल्स पे, जो उनके वाल्स को डायलेट कर देते हैं, है ना, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने देते हैं। जो टाइटनेस होती है, जो टेंशन होती है मसल्स की, उसको कम कर देते हैं। जो आर्टरीज हैं फिर उसकी वजह से नैरो नहीं हो पाती हैं। यदि आपकी आर्टरीज डायलेट रहेंगी, नैरो नहीं होंगी, कॉन्स्ट्रैक्ट नहीं होंगी, तो इजीली ब्लड फ्लो हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए एग्जांपल हैं हाइड्रोलाजिन, नाइट्रोग्लिसरीन, सोडियम नाइट्रोपेरोक्साइड्स, ठीक है। थैंक यू।